सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीकली 10 सुपर करंट अफेयर शो में, जिसमें मिलती है आपको साथ में पूरे करंट अफेयर की PDF फ्री। तो जरूर देखें 1 से 7 अप्रैल 2017 के लिए। साथियों इससे पहले हमने एक और सीरीज निकाली थी जिसमें डेली करंट अफेयर दिया गया था और मात्र एक ही दिन वो आपको वीडियो दी गई थी। अब डेली करंट अफेयर की जगह पर हमने वीकली स्टार्ट किया है। हमें ऐसा लगता है कि वीकली ज़्यादा इफेक्टिव होगा डेली से। तो अब वीक में आपको उस पूरे वीक की सारी जानकारी आपको मिल जाया करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रमों की। तो राष्ट्रीय घटनाक्रमों में जो पहला घटनाक्रम है वो इस प्रकार है कि कैबिनेट में महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा जो योजना है उसको बंद करने की मंजूरी दे दी है कैबिनेट मिशन ने। चलिए हम देखते हैं कि आखिर ये राष्ट्रीय प्रवासी सुरक्षा योजना क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उसमें ये जो योजना है महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना, इसको बंद करने की मंजूरी दे दी गई है। 2012 में इस योजना को स्थापित किया गया था, यानी शुरू किया गया था। और इसका जो उद्देश्य था कि जो ऐसे देश हैं जिनसे आवर्जन यानी जहाँ से जो लोग आते हैं उनकी जांच आवश्यक होती है, तो उन सब की जो सामाजिक सुरक्षा संबंधी मुद्दे हैं उनके लिए इसको प्रारंभ किया गया था। ये जो योजना थी इसका सब्सक्रिप्शन बहुत कम था, बहुत कम लोगों ने इसे ज्वाइन किया था और पिछले 1 वर्ष में कोई भी नया सब्सक्राइबर से नहीं जुड़ा था। इस कारण इस योजना को जो है बंद कर दिया गया ताकि जो इसके रिकॉर्ड रखने का व्यय है इसको कम किया जा सके। तो ये योजना पूरी तरह से बंद हो गई। इसमें प्रश्न बन सकता है कि कौन सी योजना हाल ही में बंद हो गई है या फिर महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना को कब प्रारंभ किया गया। तो इससे संबंधित इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है या अगली हमारी खबर है, रेल नियामक की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। देखिए, केंद्र सरकार ने यात्री और माल भाड़े की अनुशंसा देने के लिए, यात्री और माल भाड़े में किस प्रकार से बढ़ोतरी होनी चाहिए या जो भाड़ा है वो स्थिर होना चाहिए, उसकी और सेवा के मानकों को निर्धारित करने के लिए कि क्या क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए, तो उसके लिए एक स्वतंत्र नियामक रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि RDA की स्थापना को मंजूरी दे दी। चलिए इसकी विस्तार से हम बात करते हैं। तो ये जो प्राधिकरण गठित किया गया है ये 50 करोड़ रुपए की एक प्रारंभिक कोष के साथ शुरू होगा, जिसमें इसके 3 सदस्य होंगे, एक चेयरमैन होगा और जिनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष। और इसके जो सदस्य होंगे वो रेल के क्षेत्र में विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वो निजी क्षेत्र से भी हो सकते हैं और जो सदस्य होंगे वो कैबिनेट की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा इनका एक जो चयन किया जाएगा। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी, वो प्राधिकरण के अध्यक्ष का चयन करेंगे। तो ये प्रश्न आ सकता है कि जो रेल नियामक प्राधिकरण की या रेल नियामक डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना क्यों की गई है। तो इसकी स्थापना की गई है यात्री और माल भाड़े की अनुशंसा के लिए। इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, तो इसमें 3 सदस्य हो सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न इससे बन सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो GDP के मामले में भारत जो है 7वीं सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था बन गया है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि GDP के अंदर योगदान के मामले में देखिए, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद WTTC एक संस्था है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें कहा गया है कि देश की GDP में कुल योगदान के मामले में जो भारत का पर्यटन और पर्यटन का क्षेत्र है वो दुनिया में 7वें स्थान पर है। इसको विस्तार से हम समझते हैं कि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें, यात्रा और पर्यटन के क्षेत्र में 2016 में 14.1 ट्रिलियन यानी कि अगर अमेरिकन डॉलर में बात करें तो 208.9 बिलियन जो अमेरिकन डॉलर है उसका उत्पादन पर्यटन क्षेत्र के द्वारा किया गया, जो पूर्ण आकार के मामले में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा है। मतलब 6 देश हैं जिनने इससे ज़्यादा पर्यटन से पैसा कमाया, भारत 7वें नंबर का देश है। ये इस जो राशि प्राप्त की गई इसकी बात करें तो भारत की GDP का 9.6% है जो पर्यटन से आया और काफ़ी बड़ी राशि है। इसके अतिरिक्त 2016 में
40.3 मिलियन नौकरियों का निर्माण किया गया इसी क्षेत्र के अंदर, जो कुल रोजगार के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। यानी भारत दूसरे स्थान पर है जिसने पर्यटन में इतना बड़ा रोजगार दिया। यह देश की कुल नौकरियों का हिस्से का जो है 9.3% है। भारत का ट्रेवल टूरिज्म जो क्षेत्र है G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, G20 देश वो है जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकास कर रही है। विश्व के ऐसे 20 देश 2016 में 8.5% की दर से बढ़ा और 2017 के लिए ये जो 6.7% की वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यटन के क्षेत्र में हमारे जो वृद्धि हुई है। चलिए अगली खबर की बात करें तो अगली खबर है हरियाणा सरकार की। हरियाणा की जो सरकार है उसने तीसरी लड़की होने पर 21,000 रुपये मुहैया कराएगी, ये फैसला लिया है। हरियाणा की सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रारंभ की है। उस योजना का नाम है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। इस योजना के तहत ऐसे सभी परिवारों को 21,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे जिनके घर तीसरी बच्ची का जन्म हुआ है और 24 अगस्त 2015 के बाद अगर तीसरी बच्ची का उनके यहाँ जन्म हुआ है तो उनको 21,000 रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। चलिए विस्तार से समझते हैं आखिर ये योजना क्या है और ये क्यों प्रारंभ की गई। देखिए इस योजना के अंतर्गत पात्र जो परिवार होंगे उनको ना तो जाति के आधार पर, ना पंथ के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना आय के आधार पर, ना बेटों के आधार पर, इनमें से किसी भी आधार पर उनको रेस्ट्रिक्शन नहीं किया जाएगा कि कितनी भी उनकी आय हो, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उनके कितने भी बेटे हों, इन सब से अलग जाकर ये राशि दी जाएगी। मतलब तीसरी बेटी का जन्म होता है तो इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वो हरियाणा के अंदर बाल लिंग अनुपात जो है लिंगानुपात है उसमें कमी लाना है। राज्य के अंदर जो लिंगानुपात है वो बड़ी बुरी स्थिति है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो ये बहुत कम लिंगानुपात है। भारत का जो लिंगानुपात है 943 महिला प्रति 1000 पुरुष पर है। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों की बात करें तो केरल 1084 राज्य हैं, तमिलनाडु 966 और आंध्र प्रदेश 933, मणिपुर 922 और छत्तीसगढ़ 991, यानी कि केरल सर्वाधिक है। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य की बात करें तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा जिसमें है 878 और ये बहुत बुरी स्थिति है। तो इसी स्थिति को सुधारने के लिए ये किया गया है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि हरियाणा के अंदर जो लिंगानुपात है 950 हो गया है। काफ़ी एक अच्छी खबर भी वो मानी जा रही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो माही जो पुडुचेरी का जिला है 1176 और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो दमन 533, ये न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हमने कोशिश की है हमारी इस सीरीज के अंदर कि जो खबर है उससे संबंधित जितने भी मैक्सिमम टॉपिक्स हैं, जो जीके की चीज़ें हैं वो आपको बताते चलें ताकि ये आपके जो कॉन्सेप्ट हैं और जीके की जो पोर्शन है उसकी अपने आप तैयारी होती चले। आप देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने वाले हैं। चलिए अगली खबर की बात करें तो करते हैं तो पांचवी खबर है गडकरी ने पूर्वोत्तर जो राज्य हैं 7 सिस्टर्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है वहां 40,000 करोड़ रुपए की एक्सप्रेसवे परियोजना की घोषणा की है। जो केंद्रीय सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार एक्सप्रेस राजमार्ग परियोजना को असम में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ 40,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर विकसित किया जाएगा, इस तरह की घोषणा की। चलिए विस्तार से हम समझते हैं कि गडकरी की उपस्थिति में असम में एक्सप्रेस हाईवे के ड्रेजिंग और निर्माण के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसमें हस्ताक्षर किया गया एक तरफ असम सरकार, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और तीसरा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग, इसके लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए 3 लोगों के बीच। नितिन गडकरी की बात करें तो नितिन जयराम गडकरी जो हैं एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग और नौवहन मंत्री हैं। ये 2012 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से इनका प्रतिनिधित्व है, यानी कि नागपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में सांसद हैं। चलिए अगले उसकी बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ऐप की शुरुआत की है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो नगर पालिकाओं की विभिन्न सेवाएं होती हैं उनको ऑनलाइन ऐप के द्वारा इनको लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप का नाम है MP ई नगर पालिका। इसका जो शुभारंभ किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। मध्य प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान है और जो राजधानी है वो भोपाल है। शहरी विकास आयुक्त विवेक अग्रवाल जो है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा कि जो शहरी निकाय हैं वो 378 सेवाएं इस ऐप के द्वारा हर समय उपलब्ध होंगी और ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है और बहुत जल्द ये एप्पल के स्टोर पे भी
उपलब्ध होगी। चलिए 7वीं खबर की बात करें तो 19वां राष्ट्रमंडल वन सम्मेलन उत्तराखंड में शुरू किया गया है। ध्यान दीजिए ये राष्ट्रमंडल वो देश होते हैं जिन पर जो कभी ब्रिटिश के राज्य या ब्रिटिश के उपनिवेश या ब्रिटिश की कॉलोनीज रहे हैं, तो वो राज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो ये 19वां राष्ट्रमंडल वन सम्मेलन है जो 3 से 7 अप्रैल 2017 तक चलेगा और ये वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। MOEF&CC ये इसका फुल फॉर्म है। ये यहाँ से भारत सरकार के सहयोग से जो सम्मेलन के अंदर इसके जो केंद्र बिंदु होंगे वो ICFRE और FRIE इसके केंद्र बिंदु होंगे। यह सम्मेलन जो होगा वन अनुसंधान संस्थान और CFA द्वारा आयोजित किया गया। CFA मीन कॉमनवेल्थ के द्वारा जो ये कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये किया गया है। चलिए बात करते हैं हम उत्तराखंड, जिसे उत्तरांचल नाम से भी जाना जाता था पहले, भारत के उत्तरी भाग का एक राज्य है। पूरे राज्य में पाए जाने वाले कई हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थानों के कारण इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके मुख्यमंत्री अभी बने हैं, बीजेपी की सरकार यहाँ बनी है और कृष्णपाल कांत जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी। चलिए अगली खबर की बात करें तो राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं उन्होंने भारत रैंकिंग 2017 जारी की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत रैंकिंग 2017 पहली बार जारी की गई है। जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, उनके द्वारा नई दिल्ली में शैक्षिक संस्थानों के लिए ये जो है भारत रैंकिंग 2017 जारी की गई है, जिसमें जो शैक्षिक संस्थान है उनको रैंकिंग दी गई है कि कौन किस रैंक पे आता है। चलिए विस्तार से बात करें तो इसके अंदर जो टॉप 3 संस्थान है वो पहले नंबर पे है भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में है, दूसरे नंबर पे ये फर्स्ट नंबर पे है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे जो है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास है और तीसरे नंबर पे जो है IIT बॉम्बे यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे तीसरे नंबर पे है। अब विभिन्न कैटेगरीज की बात करें तो अभियंत्री यानी कि इंजीनियरिंग के जो सबसे टॉप का संस्थान है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास जो है वो नंबर 1 पे है। वहीं प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद जो है वो टॉप नंबर पे है। विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज़ में बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की जो यूनिवर्सिटी है वो टॉप नंबर पर है। कॉलेज की बात करें तो टॉप कॉलेज है मिरांडा हाउस दिल्ली के अंदर और जो टॉप फार्मेसी है वो जामिया हमदर्द नई दिल्ली के अंदर टॉप फार्मेसी है। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पिछले वित्तीय वर्ष में पवन ऊर्जा में 5400 मेगावाट की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। ध्यान दीजिएगा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2016-17 में 5400 मेगावाट की वृद्धि कर एक और नया रिकॉर्ड बनाया है और 2016-17 के लिए जो लक्ष्य रखा गया था वो 4000 मेगावाट वृद्धि का रखा गया था, लेकिन हमने उसको क्रॉस करते हुए 1400 अधिक मेगावाट जो बिजली का उत्पादन किया है। चलिए देखते हैं पिछले वर्ष हुई 3234 मेगावाट की वृद्धि को पार कर लिया गया है और 2016-17 के दौरान पवन ऊर्जा की वृद्धि में आंध्र प्रदेश का जो योगदान था 2190 यानी टॉप क्लास में जो पवन ऊर्जा की में उत्पादन करता है वो करता है आंध्र प्रदेश। उसके बाद गुजरात 1275 मेगावाट, फिर कर्नाटक 882 मेगावाट। इसके साथ ही वर्ष 2016-17 में ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरला का योगदान इस प्रकार रहा कि मध्य प्रदेश 357 मेगावाट, राजस्थान 228 मेगावाट, तमिलनाडु 262 मेगावाट, महाराष्ट्र 118 मेगावाट, तेलंगाना 23 मेगावाट और केरल 8 मेगावाट ये योगदान रहा है। तो मतलब सबसे टॉप पर है वो है आंध्र प्रदेश। चलिए बात करते हैं अगले जो हमारी खबर है वो है जो प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में चेनानी नासरी सुरंग राष्ट्र को समर्पित की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी सुरंग जो 9 किलोमीटर लगभग लंबी है चेनानी नासरी राजमार्ग, इस सुरंग को जो है राष्ट्र को समर्पित किया
और विस्तार से इसको समझने की कोशिश करते हैं तो ये जो देश की अभी की सबसे लंबी सुरंग हो गई है, 124 इसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के मध्य बनाई गई इस टनल की जो लंबाई है 9.2 किलोमीटर है। आधुनिक तकनीक से बनाई गई है, विश्व के जो मानक है उनसे विश्व मानक पे इसका निर्माण किया गया है। ये जो सुरंग है भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या पूर्व निर्धारण जो की गई उससे पहले इसका नाम राष्ट्रीय राजमार्ग A1 था, लेकिन निर्धारण के बाद इसका नाम राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पड़ गया। उस पर स्थित एक सड़क जो है इसको जोड़ती है। चेनानी नासरी सुरंग का निर्माण जो है वो 2011 में प्रारंभ हुआ था। इसका जो व्यास है वो 13 मीटर है और समानांतर निकासी जो सुरंग है वो उसके बगल से होकर गुजरती है वो 7 मीटर व्यास की है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में। 11वीं खबर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग जो हो कागज रहित होगा, यानी कि ये जो पेपरलेस होने वाला है। तो जो पीएससी HPPSC है वो कागज रहित कामकाज शुरू करने के लिए ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा और इसके साथ ही वो ऐसा पहला राज्य होगा जो ऐसा करेगा। चलिए विस्तार से इसको समझते हैं। तो जो HPPSC के अध्यक्ष हैं KS तोमर, उन्होंने बताया कि ई गवर्नेंस योजना को 1 सप्ताह के भीतर शुरू किया जाएगा। आयोग को केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विकास ने मंजूरी इसे दे दी है। हिमाचल प्रदेश देश का एक राज्य है जो उत्तरी भारत में स्थित है और आचार्य देवव्रत जो है वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, जबकि वीरभद्र सिंह जो है मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस के हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और सर्दियों के दिनों में हाल ही के अंदर धर्मशाला को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में मंजूरी दी गई है। खासकर सर्दियों के लिए धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम भी है और धर्मशाला में भी जो निवास करते हैं वो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा है जो धर्मशाला में ही निवास करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ के बारे में। चलिए अगली बात करते हैं तो कृषि मंत्री जो राधा मोहन सिंह है उन्हें ओडिशा में ICFMD का उद्घाटन किया। देखते हैं ये ICFMD आखिर है क्या। देखिए इन्होंने ओडिशा के अर्नुगल के अंदर इंटरनेशनल सेंटर फॉर फुट एंड माउथ डिसीज यानी खुरपका मुंहपका जो रोग होता है पशुओं के अंदर उसका उद्घाटन किया, जो पैर और मुंह रोग विषाणु से पशुओं की सुरक्षा करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्तार से समझते हैं कि सिंह ने जो कहा कि FMDV और अन्य इन्फ्लुएंजा वायरस से पशुधन के स्वास्थ्य में गंभीर चुनौती है। पूरे देश में 50 करोड़ से अधिक पशुधन इन विकारों से ग्रस्त हैं। इसमें बेसिकली जो चौपाया पशु हैं, जो भेड़ है, भैंस है, गाय है, वो खुरपका मुंहपका रोग से प्रभावित होते हैं। इसके अलावा सिंह ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ पुरी, बोलंगीर, मयूरभंज और गंजम जिले जो है वहां पर KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र की आधारशिला भी रखी, जो इंपॉर्टेंट है। राधा मोहन सिंह जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और वो बिहार के पूर्वी चंपारण निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां से निर्वाचित होकर लोकसभा के अंदर आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आंध्र प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रारंभ की गई। एक नई योजना का प्रारंभ किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री M वेंकैया नायडू जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ बहुत सारी चीज़ें हम बताते जा रहे हैं, जैसे कौन मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है और उनका वो कहाँ से है, तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश के वेल्लोर में राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ किया गया। ये योजना क्या है और इसमें कैसे लाभ मिलेगा इसका विस्तार से हम समझते हैं। तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है वो BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को भौतिक सहायता प्रदान करने के लिए और डिवाइसेस प्रदान करने के लिए योजना है कि अगर वो किसी से निःशक्त है तो उन्हें जो डिवाइसेस होती हैं, जैसे सुनाई ने कम देता है तो कान की मशीन या आंखों का चश्मा या फिर वैसा किस तरह की चीज़ें उनको प्रदान की जाती हैं। देश में अपनी तरह की पहली महत्वाकांक्षी योजना है। 3 साल की अवधि में 5,20,000 वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचने की इससे संभावना है। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का राज्य है। राजधानी वर्तमान में हैदराबाद है, लेकिन इसकी अमरावती राजधानी बनना उस पर काम चल रहा है। और जो हैदराबाद जो तेलंगाना की भी राजधानी। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रबाबू नायडू हैं। तेलंगाना हाल ही में अलग हुआ है। चलिए अब बात करते हैं केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया की शुरुआत की। तो आखिर ये पावर टैक्स इंडिया क्या है? सरकार ने पावरलूम क्षेत्र के विकास के लिए देश के 45 स्थानों पर एक साथ एक व्यापक योजना पावर टैक्स इंडिया की शुरुआत की।
ये जो योजना की शुरुआत की है ये भिवंडी जिले थाना जो है भिवंडी जगह है थाना जिले के अंदर महाराष्ट्र में, वहाँ पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री जो है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने इसकी शुरुआत की। इसके अंदर अकेले पावरलूम सेक्टर जो है 44 लाख लोगों से ज़्यादा को रोजगार वर्तमान में दे रहा है। पावरलूम मतलब जो कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं वो। मंत्री ने कहा कि योजना विशेष रूप से छोटे पावरलूम बुनकरों को लाभ देगी और जो स्मृति जुबिन ईरानी है वो केंद्रीय वस्त्र मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री हैं और ईरानी जो हैं संसद सदस्य हैं जिन्हें गुजरात के राज्यसभा से नामित किया गया है। ध्यान दीजिएगा ये चुनाव लड़ी थी, लोकसभा अमेठी से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वहां पर ही चुनाव हार गई थी। राहुल गांधी के सामने लड़ी थी, वहां से चुनाव हारी थी। उसके बावजूद भी इन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया था। फिर उसके बाद इन्हें अभी वर्तमान में कपड़ा मंत्री बनाया गया है और राज्यसभा से ही सांसद हैं। चलिए बात करते हैं 15वीं खबर की, तो वो है IIT मद्रास जो है वो भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों के लिए समझौता किया है। ध्यान दीजिएगा IIT मद्रास जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो तकनीकी संस्थान है, शिक्षा संस्थान, वो भारत रैंकिंग 2017 में इसको पहली रैंक मिली है और ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के अंदर है वो है IIT मद्रास जो है वो भारतीय सेना के महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में जिन्हें सशस्त्र बलों में बढ़ाया जा सकता है की पहचान करके एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसमें क्या जाएगा, इसके अनुसार सेना के अंदर 2 डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए 4 अधिकारियों को प्रायोजित करेगी और द्विवर्षीय आधार पर 15 अधिकारियों को 5 दिवसीय प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम भी इसके अंदर पेश किया जाएगा। तो ये सेना का एक ऑपरेशन है जिससे ये सारी चीजें होंगी। चलिए 16वें प्रश्न की बात करें तो गुजरात में गो हत्या के लिए आजीवन कारावास लाया गया है। आजीवन कारावास लाया गया है गो हत्या के लिए। गुजरात विधानसभा ने राज्य के अंदर गाय की अगर हत्या होती है तो उसके लिए एक विधेयक पारित किया गया है जिसमें वर्तमान में 7 साल की जो सजा है गो हत्या के लिए उसको बढ़ाकर आजीवन कर दिया गया है। बात करें इस बिल के अंदर गायों के परिवहन के लिए 10 साल के कारावास से भी अधिक का जिक्र किया गया है। गोमांस का सेवन करने पर 7 से 10 साल की जेल और 1 से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं पहले गोमांस के सेवन पर अधिकतम जेल की अवधि 7 वर्ष और न्यूनतम 3 वर्ष थी जिसे 50,000 रुपए का जुर्माना था। इस प्रकार से अब इसे बढ़ा दिया गया है। दुधारू पशुओं का वध रोकने के लिए संविधान के जो भाग 4 है नीति निर्देशक, तो उसके अंदर अनुच्छेद 48 में ये व्यवस्था की गई है कि जो दुधारू पशु हैं उनके वध को रोका जाए। तो ये राज्य के एक दायित्व भी है। चलिए बात करते हैं 17वीं घटना की, तो वो है नई दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जा रही है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ये सरिता विहार नई दिल्ली में 157 करोड़ रुपए की लागत से आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया जा रहा है। स्वायत्त निकाय या ऑटोनोमस बॉडी वो होती है जो अपने निर्णय खुद ले सकता है और अपने तरीके से चीजों को करता है। तो इसकी स्थापना की जा रही है। AIIA जो है 200 बेड वाला एक रेफरल हॉस्पिटल भी हो गया और इसके अंदर आयुर्वेद में PG और PhD की जो डिग्री पाठ्यक्रम ये प्रदान करेगा। PG का जो पहला बैच है 2016 के अंदर शुरू कर दिया गया है। संस्थान के अंदर आयुर्वेद में प्रमुख विशिष्टताओं के साथ OPD और IPD की सुविधा भी प्रदान की गई है और ये जो है स्टार्ट काम इसका हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की, क्योंकि ये 17 राष्ट्रीय घटनाक्रम थे। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात करें तो पहला है कारोबार में रिश्वतखोरी और भ्रष्ट प्रथाओं में भारत 9वें स्थान पर रहा है। ध्यान दीजिएगा EU, यूरोप, मध्य पूर्व, भारत और अफ्रीका ये धोखाधड़ी सर्वेक्षण 2017 के मुताबिक 41 देशों के बीच भारत का जो रिश्वतखोरी और भ्रष्ट व्यवसायों में 9वां नंबर है। तो ये जो जांच की गई थी या फिर जो ये इंडेक्स जारी की गई है, सर्वेक्षण जारी किए गए यूरोप, मध्य पूर्व, भारत और अफ्रीका के 41 देशों के बीच ये जारी किया गया है। उसमें भारत का जो स्थान है वो 9वां स्थान है। 2015 के अंदर भी ये सर्वेक्षण हुआ था जिसमें भारत 6ठे स्थान पर था और तब से अब तक मात्र बहुत मामूली सुधार इसके अंदर हुआ है। 9वें स्थान पर हम पहुंचे हैं। चलिए बात करते हैं भारत की WEF की वैश्विक यात्रा और पर्यटन रैंकिंग में 12 स्थान की छलांग भारत ने लगाई है। यानी विश्व आर्थिक मंच WEF
ने एक रिपोर्ट जारी की। उसमें कहा गया है कि भारत यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धा की सूची में भारत 12 स्थानों की वृद्धि करते हुए विश्व स्तर पर 40वें स्थान पर आ गया है। 40वें स्थान पर आ गया। ध्यान दीजिएगा, 12 स्थानों का फायदा उठाते हुए भारत उन देशों में से है जो एशिया में सबसे अधिक सुधार कर रहे हैं, लेकिन जापान और चीन जैसे अन्य एशियाई देश अभी भी भारत से आगे हैं। सहयोगियों से पीछे, यानी कि भारत से ये देश आगे हैं। चौथे नंबर पे है जापान और 13वें नंबर पे है चीन। स्पेन जो है वो इस सूची में सबसे पहले नंबर पर शीर्ष पे है और स्पेन की जो राजधानी है वो है मैड्रिड। भारत ने 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय आगमन में लगातार वृद्धि की है, जो 2015 में 8 मिलियन तक पहुंच गया था। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो ये एक स्विट्जरलैंड का गैर लाभकारी संगठन है जो क्लोगनी जिनेवा के अंदर स्थापित है। यह जिनेवा एक जगह का नाम है स्विट्जरलैंड के अंदर। क्लाउस श्वाब जो है विश्व आर्थिक मंच के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना जो की गई थी 1971 के अंदर इसकी स्थापना, ये विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की गई थी। चलिए बात करते हैं अगले घटना की, तो वो है इस्पात पर आयात शुल्क तय करने के लिए WTO ने पैनल सेट किया है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन की WTO ने कुछ श्रेणियों में के इस्पात पर भारत द्वारा लगाई गई सेफ गार्ड आयात दर पर भारत और जापान के बीच विवाद को हल करने के लिए एक पैनल स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत और जापान के बीच इसमें एक विवाद हुआ है। चलिए समझते हैं आखिर यह है क्या कि जापान जो है वो दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। उसने तर्क दिया है कि भारत द्वारा लगाए गए शुल्क जो है विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है। वहीं चीन की बात करें तो चीन सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है, जापान दूसरे नंबर पे है और भारत तीसरे नंबर पे है। विश्व व्यापार संगठन WTO की बात करें तो ये एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने का काम करता है। इसकी जो स्थापना थी माराकेच समझौते के तहत 123 राष्ट्रों द्वारा 5 अप्रैल 1994 को की गई थी। वहीं 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई, जिसने जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT करके एक संस्थान था, उसकी जगह ली और 1948 में ये GATT की स्थापना हुई थी। WTO का जो मुख्यालय काफी इंपॉर्टेंट है, वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है और ये पूछा गया है कई बार परीक्षाओं के अंदर। चलिए बात करते हैं अगले घटना की, तो वो है आइसलैंड जो है देश है वो पुरुषों और महिलाओं के लिए बराबर भुगतान के संबंध में कानून लाएगा। आइसलैंड की संसद ने एक बिल प्रस्तुत किया गया है जिसमें सार्वजनिक और निजी व्यवसाय को यह साबित करने की आवश्यकता होगी कि वे कर्मचारियों को समान वेतन की पेश करते हैं। और इस तरह का जो एक अपना अनोखा बिल पेश करने वाला ये जो आइसलैंड है पहला देश है। आइसलैंड विश्व आर्थिक फोरम 2015 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पर पहले स्थान पर रहा। इसके बाद नॉर्डिक राष्ट्रीय जो है नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन का स्थान फिर इसमें रहा। नए कानून का जो उद्देश्य है वो द्वीप राष्ट्र है ये पूरा के पूरा पुरुषों और महिलाओं के बीच 7% की मजदूरी अंतर को खत्म करना है। आइसलैंड जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर एक नॉर्डिक द्वीप देश है। रिकजाविक जो है आइसलैंड की राजधानी है और जबकि क्रोना जो यहाँ की मुद्रा है। गुओनी जोहानसन जो है आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं, जबकि जर्नी बेंडिक्सन जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के बारे में। चलिए बात करते हैं 5वीं खबर की, तो ऑस्ट्रेलिया जो मलेशिया है उसने आंध्र प्रदेश के अंदर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने की कहा है कि वो प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करेगा आंध्र प्रदेश में। मलेशियन कंपनी है जो आंध्र प्रदेश के अंदर एक प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने में मदद करने को सहमत हो गई है। इसके पहले चरण में $100 मिलियन के निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। विस्तार से समझते हैं तो आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड MIGHT टेक्नोलॉजी ने जो पार्क के निर्माण करने के सहयोग के लिए ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो पार्क बनेगा लगभग 250 एकड़ में बनेगा और नई प्रौद्योगिकियों पर इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो नजीब रजाक की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इंपॉर्टेंट है। मलेशिया की जो राजधानी है वो कुआलालंपुर है। आपको सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए बात करें छठवीं घटना की, तो वो है बांग्लादेश में विश्व संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को कायम रखने के लिए राजनीति और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के तरीके और साधनों पर ध्यान देने के लिए ढाका, जो कि राजधानी है बांग्लादेश की, वहां पर विश्व सांसदों का एक मेगा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसको विस्तार से समझते हैं तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ और बांग्लादेश जातीय संसद द्वारा संयुक्त रूप से ये 5 दिवसीय सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें 131 देशों के राष्ट्रीय संसदों के 687 सदस्य इसके अंदर शामिल हैं। सम्मेलन में कुल 1338 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है वो है शेख हसीना मैडम। चलिए बात करते हैं अगले घटना की, तो वह जापान ने भारत में बुनियादी परियोजना के लिए 371 बिलियन येन सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। जापान ने बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए भारत में अधिकाधिक विकास सहायता के रूप में 371 अरब येन या 1221,590 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं, जिससे जो समर्पित फ्रंट कॉरिडोर भी इसके अंदर शामिल है। चलिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो नई दिल्ली में वित्त मंत्रालय ने एक बयान कहा, इसमें कहा गया कि जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ODA की 2 वित्तीय वर्ष 15-16 और 16-17 के दौरान 761 अरब येन के दौरान कुल प्रतिबद्धता है, जो 5 साल के कुल लक्ष्य का 43.5% है। जापान जो है पूर्वी एशिया का एक संप्रभु द्वीप राष्ट्र मतलब ये द्वीपों पर बसा हुआ है। राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो येमेन है और शिंजो आबे जो जापान के वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जापान के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी। बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार ADB के दक्षिण एशिया आर्थिक निकाय के अंदर शामिल कर दिया गया है। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए, म्यांमार जो है औपचारिक रूप से एशियाई विकास बैंक यानी के दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय सहयोग आर्थिक सहयोग करके एक कार्यक्रम इसके अंदर चलाया गया था। फिर से ध्यान दीजिएगा, कार्यक्रम का नाम है दक्षिण एशिया उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग यानी SASEC। कार्यक्रम का ये पूर्ण सदस्य बनने वाला 7वां देश बन गया है। चलिए विस्तार से समझते हैं SASEC को। तो इसका SASEC का जो कार्यक्रम है 2001 में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के अनुरोध पर उसमें आर्थिक सहयोग को और अधिक सुविधाजनक बनाया जाए, इसके लिए शुरू किया गया था। श्रीलंका और मालदीव जो है इसके अंदर 2014 में शामिल हुए। SASEC कार्यक्रम का जो गठन है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2001 में किया था और तब इसके 7 सदस्य थे। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में ही थी और इसका मुख्यालय जो है एशियाई विकास बैंक का मनीला फिलीपींस में है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। लोहियो नाकाओ जो है वो एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एल सल्वाडोर जो है उन्हें धातु खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है। देखिए, एल सल्वाडोर जो है वो एक लैटिन अमेरिका का देश है या दक्षिण अमेरिका का देश है। इसने धातु के खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और ये प्रतिबंध क्यों लगाया है इसकी हम विस्तार से बात करें तो पानी की कमी से ग्रस्त देश में सांसदों ने एक सर्वसम्मत वोट के साथ प्रतिबंध पारित कर एल सल्वाडोर को एक खनन मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया कि यहाँ पर अब किसी प्रकार का कोई खनन नहीं होगा। प्रदूषणकारी खनन परियोजनाओं से केंद्रीय अमेरिकी सेना के घटते हुए जल स्रोतों की रक्षा के लिए यह निर्णय लंबे संघर्ष के बाद दिया गया है। एल सल्वाडोर जो है वो लगातार जल संकट से जूझ रहा है, इसलिए धातु खनन पर यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि ये जो धातु का जो खनन होता है उससे यहाँ पर जल प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। एल सल्वाडोर जो है वो मध्य अमेरिका का सबसे छोटा और सबसे घनी आबादी वाला देश है। सान सल्वाडोर जो है वो एल सल्वाडोर की राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर है। सल्वाडोर चार्जेस सेरेल एक एल जो है सल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं वित्त और बैंकिंग घटनाक्रम की। तो वित्त बैंकिंग घटनाक्रम में SBI जो है 45वां सबसे बड़ा बैंक बन गया है। STI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5 सहयोगी बैंकों को 1 अप्रैल में भारत में मिला लिया, और माफ कीजिएगा अपने में मिला लिया और विश्व में 45
वह सबसे बड़ा बैंक ये बनने जा रहा है। चलिए बात करते हैं 5 सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर ये पहला बैंक है। दूसरे की बात करें स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, तीसरे की बात करें स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, चौथे की बात करें स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और पांचवी की बात करें स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। इन 5 बैंकों को जो है एसबीआई के अंदर मिला लिया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई जो है भारत का एक बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्त सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है या बैंक है। ये जो कंपनी है या बैंक है सरकारी स्वामित्व वाली निगम है, यानी कि सरकारी गवर्नमेंट है, और इसका जो मुख्यालय है वो बॉम्बे के अंदर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पर समझनी चाहिए। इसके अलावा इसी में 6वें बैंक के रूप में भारतीय महिला बैंक भी शामिल हो गई हैं। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना की गई थी और इससे पहले ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था और कलकत्ता बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में भी इसको जाना गया। अरुंधति भट्टाचार्य हैं, वो जो है एसबीआई की वर्तमान में चेयरपर्सन हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो 2017-18 में भारत की जो विकास दर है 7.4% पर पहुंच जाएगी, ऐसा मानना है एडीबी का, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसने कहा कि 2017-18 के दौरान भारत की जो विकास दर है 7.4% पर पहुंच जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष में आगे बढ़कर 7.6% हो जाएगी, जो कि चीन से आगे होगी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। तो 2016-17 में भारत ने 7.1% की वृद्धि दर्ज की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशियाई 2017 के अंदर 7% और 2000 में 7.2% तक पहुंचने के साथ उन सभी क्षेत्रों में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। एशियाई विकास बैंक ने 19 दिसंबर 1966 की इसकी स्थापना, एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका जो मुख्यालय फिलीपींस मनीला के अंदर है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। 2014 के अंत में एडीबी में जापान के सबसे अधिक 15.7% शेयर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 15.6%, चीन के 6.5% और भारत के 6.4% शेयर हैं और ऑस्ट्रेलिया के 5.8% शेयर जो एडीबी के अंदर है। तकेहिको नाकाओ जो है वो एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में इस संगठन के 67 सदस्य हैं। चलिए बात करते हैं अब नियुक्तियों की। तो डॉक्टर नवरंग सैनी जो है उन्होंने आईबीबीआई का एक पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। चलिए देखते हैं ये आईबीबीआई है क्या आखिर। कि जो डॉक्टर नवरंग सैनी है दिल्ली के अंदर दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनके द्वारा कार्य ग्रहण वहां पर किया गया है। भारत के अंदर दिवाला और दिवालियापन बोर्ड जो है दिवालिया कार्यवाही और दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों, दिवालिया पेशेवरों और भारत में सूचना उपयोगिता जैसी संस्थाओं की देखरेख के लिए एक नियामक का काम करता है। 1 अक्टूबर 2016 यानी कि हाल ही में इसको स्थापित किया गया है और दिवाला और दिवालियापन संहिता के माध्यम से इसको वैधानिक शक्तियां दी गई, जिससे लोकसभा द्वारा 5 मई 2016 को इसको पारित कर दिया गया था। यह व्यक्ति, कंपनियों और सीमित देयता वाले भागीदारी और साझेदारी फर्म को कवर करता है। मधुसूदन साहू दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के चेयरपर्सन है वर्तमान के अंदर। चलिए नियुक्ति की बात करते हैं। तो गीता जौहरी जो है उनको गुजरात की पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं गीता जौहरी और गुजरात की नई डीजीपी का प्रभार इनके द्वारा लिया गया है और प्रदेश की पहली महिला पुलिस प्रमुख भी ये बनी है। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो इनने जो जगह ली है वो पीपी पांडे के लिए है। 1982 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और जौहरी आईपीएस अधिकारी हैं और जौहरी का जो गोधरा के बाद हुए दंगों की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के नियुक्त एसआईटी में विवादास्पद इनका रोल था और एक कथित फर्जी मुठभेड़ के मामले में आरोप के बाद डिस्चार्ज ये इसमें कर दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है इनके बारे में। बात करें नियुक्ति की, नियुक्ति में ही तीसरे नंबर पे है एमएस धोनी को 1 दिन के लिए गल्फ ऑफ इंडिया जो है उसका सीईओ बनाया गया है। ये बेसिकली एक तेल कंपनी है जो गल्फ ऑफ इंडिया द्वारा जो एमएस धोनी को 1 दिन का सीईओ नियुक्त किया गया है। 2011 से वो फर्म जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं और 2017 जब का जो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल है, उसमें जो धोनी है वो पुणे सुपर जायंट्स के साथ की तरफ से खेलते हुए नजर आने वाले हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो रमन रॉय जो है उनको नॉसकॉम चेयरमैन और
ऋषभ प्रेम जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो नॉसकॉम आखिर क्या है, इसकी बात करते हैं। तो विप्रो के जो चीफ स्ट्रेटेजी ऑफिसर हैं अजीम प्रेम जी के जो बेटे हैं ऋषभ प्रेम जी को इसके उपाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में उपाध्यक्ष के रूप में काम करने वाले जो राय हैं वो 6 अप्रैल से नई भूमिका में आ गए हैं। वे जो है महिंद्रा टेक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीपी गुरनानी की जगह लेने वाले हैं। कौन लेने वाले हैं? राय साहब। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी या नॉसकॉम जो है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है उद्योग के व्यापार का ये पूरी तरह से संघ है। 1988 में इसको स्थापित किया गया था और नॉसकॉम जो है एक गैर लाभकारी संगठन यानी एनजीओ की तरह काम करता है। बात करें 5वीं नियुक्ति की तो प्रोफेसर सुनैना सिंह जो है उनको नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया गया है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, उन्होंने 29 अप्रैल 2017 को प्रोफेसर सुनैना को बिहार स्थित नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के जो पुनः अस्तित्व में लाने का विचार 2005 के अंदर आया था और ये उस समय जो राष्ट्रपति थे भारत के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनके द्वारा ये उनके मन में ये विचार आया था। ये जो विश्वविद्यालय है बिहार के अंदर जो प्राचीन स्थित अवशेष हैं नालंदा विश्वविद्यालय के, उसी अवशेष पर इसे बनाया गया है और दक्षिण पूर्व एशिया सम्मेलन के कई देशों को इस परियोजना के अंदर शामिल किया गया है। बात करें केंद्र सरकार ने फिलीपींस में जनवरी 2007 से दूसरे पूर्व एशिया सम्मेलन और बाद में थाईलैंड में चौथे पूर्व एशिया सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु किए गए निर्णयों को लागू करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 बनाया गया था। चलिए अब खेल जगत की बात करें तो पीवी सिंधु ने मारिन को हराकर इंडिया ओपन 2017 का खिताब जीत लिया है। भारत की बैडमिंटन स्टार जो दूसरे नंबर पर भी चली गई, टॉप रैंकिंग है इनकी दूसरे नंबर के विश्व की। इन्होंने नई दिल्ली के अंदर इंडियन ओपन सुपर सीरीज खिताब जीतने के बाद अपने खाते में एक और खिताब इन्हें जोड़ लिया है। यह उनका पहला खिताब है जिसे फाइनल में उन्होंने रियो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कैरोलिना मारिन को हराया है। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले जो रियो ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक के लिए मैच हुआ था उसमें ये कैरोलिना है इन्होंने हरा दिया था पीवी सिंधु, लेकिन इस बार पीवी सिंधु ने उनको हरा दिया है। रियो में मेनन से हारने वाली पीवी सिंधु ने एक प्रेरणादायक प्रदर्शन किया। 21-19 और 21-16 के सीधे सेटों से ये फाइनल मैच इनके द्वारा जीता गया। चलिए रोजर फेडरर जो है उन्होंने नडाल को हराकर मियामी ओपन पुरुष खिताब जीत लिया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो मियामी ओपन खिताब जीतने के लिए लंबे समय से जो राफेल नडाल को इनको काफी लंबे समय के बाद इन्होंने हराया है। 6-3 और 6-4 के स्कोर से हराया है और आशा है किस तरह से ये और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। विस्तार से समझते हैं तो फेडरर ने इसी साल सभी मैचों में नडाल को हराया है और इस जोड़ी के बीच आखिरी 4 मैच फेडरर ने ही जीते। हालांकि दोनों के बीच मुकाबले में नडाल अभी भी 23-14 से आगे हैं। रोजर फेडरर जो है वो स्विट्जरलैंड के हैं और जो नडाल है वो स्पेन के निवासी हैं। चलिए खेल जगत की बात करें तो विश्व टॉपिक चार्ट में भारत का जो स्थान है वो लगातार तीसरे स्थान पर रहा है डोपिंग के मामले में। देखिए ध्यान दीजिए, 2015 के अंदर विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा प्रकाशित डोपिंग उल्लंघन रिपोर्ट में भारत लगातार तीसरे वर्ष के लिए तीसरे स्थान पर रहा। 177 खिलाड़ियों को प्रतिबंधित पदार्थों के सकारात्मक परीक्षण के बाद ये जो है इसको जारी किया गया है। चलिए विस्तार से इसको हम समझें तो भारत के बाद चार्ट में जो रूसी संघ है और इटली इनका स्थान रहा है, जिनका 2013 और 2014 के रिपोर्ट में भी यही स्थान है। भारतीयों के सभी उल्लंघनों के मामले नमूने मात्र के रूप में सामने आए थे। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा जो है उसने खेल में ड्रग्स के खिलाफ अभियान के रूप में इसको लड़ाई को बढ़ावा देने का काम शुरू किया है। समन्वय और निगरानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसकी एक शानदार पहल की गई है। वाडा की जो स्थापना है वो 10 नवंबर 1999 को हुई थी और इसका आदर्श वाक्य है प्ले ट्रू। क्रेग रेड्डी जो है वो वाडा के अध्यक्ष हैं और जिनका मुख्यालय मॉन्ट्रियल है और मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक बहुत ही प्यारा सा शहर। चलिए
बात करते हैं फीफा रैंकिंग में भारत 2 दशक में सर्वाधिक रैंकिंग 101 पर पहुंच गया है। 101 रैंकिंग हुई कि ये भारतीय फुटबॉल टीम की। देखिए भारतीय फुटबॉल टीम ने 2 दशक से भी ज़्यादा समय के बाद सर्वश्रेष्ठ फीफा रैंकिंग को हासिल किया है। नवीनतम सूची जो जारी की गई है उसके अंदर 101 के स्थान पर ये पहुंच गए हैं। चलिए मई 1996 से यह जो ये टीम है इसका सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है वर्तमान की और 101वें स्थान पर पहुंची है। भारत ने पिछले 132वें स्थान की अपनी अंतिम रैंक से 31 स्थानों की छलांग लगाई है और हाल ही में कुछ जीत के बाद भारत एशिया में 11वें स्थान पर है। भारत द्वारा प्राप्त सर्वाधिक फीफा रैंकिंग 94 है जो फरवरी 1996 में भारत को हासिल हुई थी। ब्राजील ने अर्जेंटीना की जगह लेते हुए 2010 के बाद से पहली बार फीफा रैंकिंग के शीर्ष पर कब्जा किया है। ब्राजील ने, ध्यान दीजिएगा, ब्राजील ने कब्जा किया। चलिए अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनका निधन हो गया। तो पहली है किशोरी अमोनकर। ये किशोरी अमोनकर जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी और इनका संक्षिप्त बीमारी के बाद 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अमोनकर को हिंदुस्तान परंपरा और जयपुर घराना के साथ एक अभिनव एक्सपोनेंट के रूप में प्रमुख गायक के रूप में इनको मान्यता मिली हुई है। तो ये जो है जयपुर घराने से संबंधित है। चलिए निधन की अगली ही बात कर लेते हैं। तो प्रसिद्ध पटकथा लेखक अजय झंकर का निधन हो गया है और ये जो है प्रसिद्ध फिल्म लेखक थे, फिल्म निर्माता थे अजय झंकर। उनका एक निजी अस्पताल में निधन हुआ और वो 57 वर्ष के थे मात्र। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो इनका एक जो मराठी उपन्यास है काफ़ी फेमस रहा, सरकारनामा, इसके लेखक हैं। झंकर ने बाद में 1998 में इसी नाम से एक मराठी फिल्म का निर्माण किया जिसने काफ़ी सारे पुरस्कार भी जीते थे। फिल्मकार रोलैंड जॉफ की हॉलीवुड फिल्म सिंगुलरिटी झंकर के उपन्यास द्रोह पर आधारित थी और इस फिल्म के सह पटकथा लेखक भी वो रहे हैं। चलिए अब 2 किताबें जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहली है पोर्तुगीज इंडिया एंड मुगल रिलेशनशिप 1510 से 1735। ये जो पुस्तक है लुइस डी एसेस की ये पुस्तक है। दक्षिण कोरिया के अंदर ये है, माफ़ कीजिएगा, एसेस कोरिया इनका नाम है, उनकी ये पुस्तक है। गोवा के लेखक हैं लुइस डी ओसिस कोरिया। इन्होंने अपनी पुस्तक हाल ही में जो लॉन्च की है इसका नाम है पोर्तुगीज इंडिया एंड मुगल रिलेशनशिप 1510 से लेकर 1735 तक इसके बारे में जानकारी दी गई है। ये किताब पहले से ही काफ़ी विवादों में आ गई क्योंकि लेखक ने इसका दावा किया है कि अकबर की जो पत्नी थी जोधाबाई वो वास्तव में एक पुर्तगाली महिला डोना मारिया मस्करेंस जो थी वो थी। तो ये एक बड़ा विवाद इसमें हुआ है। चलिए बात करते हैं अगली खबर और आखिरी खबर की। तो पीयूष गोयल ने सेल्फ हेल्प बुक लॉन्च की है। तो ये पीयूष गोयल हैं वो केंद्रीय बिजली, कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। पीयूष गोयल ने एक विश्वसनीय व्यवसाय स्थापित करने और प्रॉफिट बनाने के लिए सेल्फ हेल्प बुक लॉन्च की है। इस बुक के बारे में बात करें तो द एंटरप्रेन्योर्स गाइड ये पुस्तक का नाम है। इसको लिखा है जेट किंग इंफ्रोटेन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुरेश भारवानी के द्वारा इसको लिखा गया है। पीयूष गोयल जो है वो केंद्रीय ऊर्जा, कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। वर्तमान में ये संसद के सदस्य हैं राज्यसभा महाराष्ट्र से। तो राज्यसभा से ये संसद के सदस्य हैं। आज का ये हमारा जो वीडियो है यही समाप्त होता है। आशा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक जरूर करें। आप देख रहे थे D&K अकेडमी जो है नंबर 1 GK चैनल। आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।